कैलेंडर में एक और दिन बीत रहा है और इस बीतते दिन में दुनिया में क्या बीता है। एक मुल्क है, बल्कि दो, जहां पर भयानक भूकंप आया है। हिंदुस्तान ने अपने हिस्से की मदद भेजी है। ये कहानी तुर्की और सीरिया की है। चौंकिए मत, उच्चारण में कोई गलती नहीं है। हमको भी आज ही ये इल्हाम हुआ कि जिस मुल्क को हम तुर्की के नाम से इतने बरस से जानते रहे, उसका अब आधिकारिक नाम तुर्की है। तो आज मैं आपको तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की कहानी बताऊंगा। कहानी ये भी बताऊंगा कि अमेरिका को एक गुब्बारा फोड़ने के लिए फाइटर जेट्स क्यों तैनात करने पड़े, क्यों दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और इन रणनीतिक विषयों पर लिखने वाले कागजकारे कर रहे हैं, और चीन का इसमें क्या कनेक्शन है, और चीन क्यों अमेरिका पर गुस्सा रहा है और कह रहा है हम भी देख लेंगे। और सबसे आखिरी में हिंदुस्तान पर जंग थोपने वाले और जिसकी पैदाइश हिंदुस्तान की ही सरजमी पर हुई, ऐसे पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की मौत के बाद दुनिया भर की मीडिया में जो लिखा जा रहा है, किस्से, कहानी, व्याख्याओं के संदर्भ में, उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। छह फरवरी 2023 की सुबह जब तुर्की के दक्षिण पूर्व में बसे गाजियनटेप शहर में लोग जागने की तैयारी कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे भयानक हलचल हुई। सुबह के 4:17 पर भूकंप का पहला झटका लगा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 थी। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि 5 की मौत हुई, लेकिन दिन चढ़ा तो आंकड़ा भी चढ़ा। यह वीडियो शूट होने तक तुर्की में 1000 से ज्यादा और सीरिया में 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। भूकंप के झटके इन देशों के अलावा लेबनान, साइप्रस और इजराइल तक में महसूस किए गए। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की और सीरिया में ही हुआ। अभी वाला भूकंप 1999 के बाद तुर्की में आया सबसे भयानक भूकंप है। उस बरस 17,500 लोग मरे थे इसके चलते। भूकंप वाली जगहों पर और क्या हो रहा है? राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को नुकसान वाली जगहों पर रवाना किया। सरकार का पहला फोकस मलबे में दबे जो अब तक जीवित होंगे लोग, ऐसों को जल्द से जल्द बाहर निकालने और उनके इलाज पर है। कई शहरों में एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी इमरजेंसी प्लान लॉन्च किया है। हम जानते हैं कि सीरिया पिछले 1 दशक से सिविल वॉर से जूझ रहा है। इस समय वहां बर्फीला तूफान भी है और इन वजहों से राहत अभियान मुश्किल होने वाला है सीरिया में। इन सब के को देखते हुए इटली ने, चूंकि समंदर के उधर जो देश है उनको चिंता करनी पड़ती है, भूकंप का असर समंदर की तलछटी और लहरों और उनके वेग पर भी पहुंचता है, तो इटली ने अपने यहां सुनामी का अलर्ट जारी किया है। और दुनिया भर की रिएक्शन, भारत ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की 2 टीमें और डॉग स्क्वाड्स को तुर्की रवाना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट करते हुए यह बयान दिया। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। इसके अलावा रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, इजराइल समेत कई देशों ने अपनी टीम भेजने की पेशकश की है। अभी के लिए हमारी प्रार्थनाएं पीड़ित देशों के साथ हैं। इस मामले से जुड़े अपडेट आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। ये बड़ी खबर थी, इसलिए सबसे पहले बताया। और अब आपको बताते हैं गुब्बारे की कहानी। पर पहले एक सवाल कि एक गुब्बारा क्या कर सकता है? बर्थडे गिफ्ट बन सकता है, बच्चों को खुश कर सकता है, कुछ ज्यादा बड़ा हुआ तो आसमान में उड़ सकता है, गैस भर दीजिए, लोगों को अपने अंदर बिठाकर घुमा भी सकता है, यंत्र लगा दीजिए, मौसम की जानकारियां इकट्ठा कर सकता है, और कैमरा लगा दीजिए तो जासूसी भी कर सकता है। लंबी कथा है,
पर हम ये बताएं कि एक गुब्बारे ने दो महाशक्तियों के बीच झगड़ा लगा दिया तो कोई हैरान हो सकता है, पर यही मेरे समय का सत्य है। अमेरिका और चीन आमने सामने हैं और फाइटर जेट्स का संदर्भ भी आ चुका है। हुआ यह कि 1 फरवरी को अमेरिका के मोंटाना स्टेट के आसमान में सफेद रंग का गुब्बारा दिखा। यह एक एयरफोर्स बेस के ऊपर उड़ रहा था। नीचे न्यूक्लियर मिसाइल के गोदाम थे। आशंका जताई गई कि जासूसी हो रही है। खबर मिलते ही सरकार हरकत में, सेना तैयार, फाइटर जेट भी तैयार। फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन की एंट्री। अंतिम आदेश उन्हें ही देना था कि गुब्बारे पर मिसाइल दागी जाए या नहीं, और उन्होंने तब कर दिया इनकार। दरअसल उन्हें बताया गया कि गुब्बारे का मलबा सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर शुरू हुआ वेट गेम। इन सब के बीच आरोप लगे कि गुब्बारा चीन ने भेजा है। चीन ने माना कि गुब्बारा उन्हीं का है और तर्क ये कि इसे मौसम की जांच के लिए उड़ाया गया था, पर तेज हवा के चलते रुख बदल गया, रूट बदल गया। इन सब के बीच 4 फरवरी की तारीख आई। अब तक गुब्बारा समंदर के ऊपर था और तब बाइडेन ने ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद F-22 फाइटर जेट्स उड़ाए गए और एक ही बार में निशाना साध लिया गया। गुब्बारा फटकर समंदर में गिरा। होने को कहानी यहां खत्म हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। 2 बड़ी बातें हुई। पहली, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा रद्द कर दिया। वो 5 और 6 फरवरी को चीन में होने वाले थे। उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करनी थी। ब्लिंकन बाइडेन के कार्यकाल में चीन जाने वाले पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते। दूसरी चीज, फाइटर जेट्स के इस्तेमाल से चीन नाराज हो गया। उसने कहा ये एक सिविलियन एयरशिप थी जो रास्ता भटक कर पहुंच गई थी। अमेरिका जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, जवाब दिया जाएगा। ये साफ नहीं चीन किस तरह अमेरिका को जवाब देगा, लेकिन जानकारों के मुताबिक अमेरिका को फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। चीन ने इसे एक संकेत की तरह लिया। अमेरिका भी वही चाहता है, मगर ये दोनों देशों के बीच तनाव को कई गुना बढ़ा देगा। हमने 3 फरवरी को दुनियादारी में अमेरिका के आसमान में उड़ रहे गुब्बारे की कहानी बताई थी, पर तब तक कुछ चीजें साफ नहीं थी। मसलन ये आया कहां से और मकसद क्या था। अमेरिकी सूत्र चुपके से चीन का नाम ले रहे थे। चीन ने जांच का दावा किया था, पर बयान में टालम टोल वाला रवैया। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार इसको गिराने को लेकर तब तक आश्वस्त नहीं थी, डर कि मलबे का क्या होगा। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहें तो आपको लिंक मिल जाएगा। पर आगे क्या हुआ, अब ये जानते हैं कि गुब्बारे पर मिसाइल दागे जाने के बाद की रिएक्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फाइटर जेट्स के पायलटों को दी खूब शाबाशी। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बोले, चीनी सेना अमेरिका के अहम सैन्य अड्डों पर नजर रखने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल कर रही थी। चीन की पीपुल्स रिपब्लिकन आर्मी PRC ने अमेरिकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। हमने सीमा में रहकर और वैध तरीके से जवाब दिया है। चीन की रिएक्शन। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता तेन कफई का बयान, अमेरिका ने सिविलियन एयरशिप को गिराने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, ओवर रिएक्शन है। हम इस हरकत की निंदा करते हैं। अगर हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति पैदा हुई तो हम भी इस तरह का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अब सवाल ये कि गुब्बारे पर इतना बवाल और बयान क्यों? 4 वजह हैं। पहली, इसका रूट। गुब्बारा पहले अलास्का में दिखा, फिर कनाडा पहुंचा, उसके बाद दोबारा अमेरिका की हवाई सीमा में उड़ता रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौसम की टोह लेने वाले गुब्बारे इतने वक्त तक आसमान में नहीं रहते। 2 से 3 दिन के भीतर अपने आप नष्ट होते हैं, पर यह गुब्बारा 1 हफ्ते तक आसमान में, और वो भी अमेरिका के एयर स्पेस में दिखता रहा। उससे कई दिन पहले से हवा में छोड़ा गया होगा। इल्जाम कि इस गुब्बारे को नीचे से कंट्रोल किया जा रहा था। हालांकि चीन इससे इनकार करता है, पर चीन तो कोविड के वायरस से भी इनकार करता था। चीन का कहना है कि बेकार का हंगामा खड़ा किया जा रहा है, पर गुब्बारे की उम्र और रूट संदेह पैदा करते हैं। दूसरी बात, गुब्बारे में लगी मशीनें। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सर्विलांस वाले यंत्र लगे थे। इस तरह के यंत्र वेदर या सिविलियन रिसर्च वाले गुब्बारों में नहीं होते। वजह नंबर 3, एक और गुब्बारा। जिस किस्म के गुब्बारे को अमेरिका ने मिसाइल मारकर गिराया, वैसा ही गुब्बारा इस वक्त लैटिन अमेरिका के ऊपर भी उड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भी उसी तरह की मशीनें हैं और यह भी चीन का है, और चीन ने इस आरोप को स्वीकार किया है। कहा कि इसे भी मौसम की जानकारी लेने के लिए निकाला गया था। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जेंटीना में या डेट्रॉयट में बारिश होगी कि बर्फीले तूफान आएंगे। शी जिनपिंग को इससे क्या लेना देना है। नंबर 4, ताइवान का विवाद। गुब्बारे वाले झगड़े में यह मुल्क भी आ गया है। उसने बयान जारी कर अमेरिका को शाबाशी दी, और इससे चीन का नाराज होना और तय है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान को अलग मुल्क के तौर पर मान्यता तो नहीं देता, पर समर्थन जरूर करता है। अगस्त 2022 में अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर भी गई थी। तब चीन में मांग उठी थी कि चीनी वायुसेना को पेलोसी की फ्लाइट को ताइवान में नहीं घुसने देना चाहिए, पर तब चीन ठिठक गया था।
आशंका जताई जा रही है कि हालिया एपिसोड ने चीन को हिंसक होने का बहाना दे दिया है। पेलोसी के बाद निचले सदन के स्पीकर बने केविन मैकार्थी ताइवान जाने की इच्छा जता चुके हैं। ये निश्चित तौर पर चीन को और भी उकसाएगा। जानकारों की माने तो इस बार चीन शायद फाइटर जेट्स तैनात करे या शायद उसका ब्लफ सामने आ जाए। पर सवाल है कि एक ऐसे देश में जब कई मुल्कों के पास बड़े बड़े और खूब सारे न्यूक्लियर बम हैं, फाइटर जेट्स हैं, सेनाएं हैं और सबकी चुंगी फंसी है ग्लोबल ट्रेड पर, क्योंकि ताकत तो वहीं से आती है। गले में पैसा होगा तभी पिस्तौल में गोली लगेगी। तो क्या सुलह की सफाई की संभावना बची है? इसका जवाब हाँ है और हमेशा हाँ ही होना चाहिए, क्योंकि इन सब के बीच दो घटनाएं हुई। पहली, चीन ने मौसम विभाग के मुखिया को पद से बर्खास्त कर दिया। कहा गया कि चीन जिम्मेदार के तौर पर पेश आने की कोशिश कर रहा है, पर शास्त्रों में इसे अंग्रेजी में स्केप गोट कहा गया है। दूसरी बात, एंटनी ब्लिंकन ने चीन के सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर वांग यी को फोन किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन ने दौरा रद्द करने की वजह वांग से साझा की और कहा जा रहा है कि इसके जरिए बातचीत का दरवाजा थोड़ा सा ही सही खुला रखने की कोशिश है। आगे क्या प्रयास होंगे, किस तरह की बात होगी, कितनी आंखें तरेरी जाएंगी, कितना सचमुच में गुत्थम गुत्था होगी, हम बताएंगे और हमसे पहले टीवी चैनल तो बड़ी बड़ी पट्टी पर चीखते हुए बता ही देंगे। अब दुनियादारी का तीसरा हिस्सा, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को उनका निधन हो गया। वो निर्वासन में दुबई रह रहे थे। मौत के बाद उनके शरीर को पाकिस्तान लाया गया और अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा। आज हम जानेंगे कि मुशर्रफ को इंटरनेशनल प्रेस में कैसे याद किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स इसने सुर्खी लगाई, परवेज मुशर्रफ फॉर्मर मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान डाइज एट 79। यानी पाकिस्तान के पूर्व सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की उम्र में निधन। फिर अखबार आगे लिखता है कि मुशर्रफ ने 1999 में रक्तहीन तख्ता पलट से लेकर 2008 में अपने इस्तीफे तक दुनिया को एक जोरदार सैन्य कमांडो की दुनिया के सामने छवि पेश की। 9/11 के हमलों के बाद अलकायदा के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका का साथ देने का वादा किया था और इस फैसले के बाद उन्हें पाकिस्तान में विरोध का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी मुसलमान इससे नाराज थे। मुशर्रफ एक ऐसे देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे जहां धार्मिक कट्टरपंथियों का जबरदस्त प्रभाव था, जिसके चलते कुछ लोग दुश्मन बने। उन्हें एक अमरीकी परस्त नेता की तरह देखा जाता था। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा की सुर्खी, परवेज मुशर्रफ द पाकिस्तान एक्स प्रेसिडेंट्स चेकर्ड लेगेसी, यानी मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की विवादों में रहने वाली और कई पेचोखम के साथ विरासत। अल जजीरा लिखता है, अल जजीरा कि 2014 में एक इंटरव्यू में मुशर्रफ से पूछा गया था कि क्या आपको आपके शासन में कोई मलाल रहा, और मुशर्रफ का रिप्लाई, बिल्कुल नहीं, मैंने अपने देश और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आश्वस्ति का एकदम शीर्ष। मुशर्रफ की मौत की खबर पाकिस्तानियों के लिए एक अलग तरह की विरासत छोड़ गई। उन्हें लोग मानवाधिकार हनन और अमेरिका के तथाकथित वॉर ऑन टेरर का समर्थन देने वाले नेता के रूप में याद करते हैं, बकौल अल जजीरा। अब चलते हैं बांग्लादेश, जो कभी होता था पूर्व पाकिस्तान। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने लिखा, शुरुआती बरसों में मुशर्रफ ने अपने सुधारवादी प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय जगत में वाहवाही बटोरी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानून को मजबूत किया, प्राइवेट न्यूज चैनल चलाने की अनुमति दी। सिगार और इंपोर्टेड विस्की के शौकीन मुशर्रफ मुसलमानों को आधुनिक जीवन शैली जीने के लिए मनाते रहे और इसके चलते पश्चिमी दुनिया के चहेते रहे। ये चाहत 9/11 के हमले के बाद बढ़ी, जब वो अमेरिका के अहम सहयोगी बने। 2002 में उन्होंने दुनिया को तब चौंकाया जब एक सम्मेलन के दौरान भाषण खत्म कर वो भारत के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की ओर बढ़े और शांति की पेशकश की। मुशर्रफ के दौर में विदेशी निवेश फला फूला, पाकिस्तान ने सालाना 7.5 की आर्थिक वृद्धि देखी। ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने मुशर्रफ की ऑबिचुरी में लिखा, उनके निधन के अलावा सराहना के शब्द और ये भी कि उन्हें अपमानित भी उतना ही किया गया। हालांकि सबसे ज़्यादा सराहना देश के बाहर से मिली। उन्हें राष्ट्रपति बुश के सबसे अच्छे दोस्तों में गिना जाता था। 9/11 के हमले के बाद वो उदार चेहरे के रूप में दिखे, लेकिन इसके पहले उनकी छवि भारत से दुश्मनी करने वाले नेता के रूप में बनी हुई थी। भारत विरोधी ये छवि बाद में उन्होंने बदलने की कोशिश की। 2006 में उन्होंने कश्मीर पर भारत के साथ एक समझौता करने का प्रयास किया, जिसके लिए उनकी कहीं कहीं सराहना भी हुई। पर आप देखिए, इस किसी भी मीडिया संस्थान ने जो भारत पर जंग थोपी गई कारगिल की और जिसका जनक परवेज मुशर्रफ को माना गया, उसके बारे में विस्तार से नहीं लिखा। एक और देख लेते हैं उदाहरण, तुर्की के मीडिया संस्थान TRT वर्ल्ड की सुर्खी, फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पासिंग लीव्स डिवाइडेड लेगेसी, यानी
मुशर्रफ गुजरे और उनकी विरासत को लेकर खूब अलग अलग मतांतर हैं, अलग अलग मत हैं। फिर वो लिखते हैं कि उन्होंने तुर्की की राजधानी अंकारा और बाद में मिलिट्री स्टाफ कॉलेज से तालीम हासिल की, परवेज मुशर्रफ ने, और इसके चलते वो धारा प्रवाह टर्किश बोल सकते थे। शुरुआती साल 1949 से 56 तक वहां पर बिताए। उनके पिता की पोस्टिंग थी तब अंकारा में, वो पाकिस्तान के दूतावास में काम करते थे और नाता करीबी रहा आगे भी। साल 2005 में पाकिस्तान में भूकंप आया और तब तुर्की की सरकार और लोगों ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की मदद की और मुशर्रफ ने इसको एक्नॉलेज भी किया कि इससे पहले मैं अपने संसाधन जुटा पाता, तुर्की पहले ही ज़मीनी स्तर पर लोगों की मदद कर चुका था। मुशर्रफ के निधन के बाद हर तरफ उनके बारे में राय शुमारी हो रही है, राय व्यक्त हो रही है। हिंदुस्तान कैसे याद करेगा एक ऐसे तानाशाह के तौर पर जिसने एक चुनी हुई सरकार को हटाया, एक ऐसे तानाशाह के तौर पर जो तानाशाह बनने से पहले अपनी आर्मी का जनरल था और उसने घुसपैठियों को भेजकर भारत में अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की और फिर जंग में बुरी तरह हारा और अपने प्रधानमंत्री से और दुनिया भर से झिड़की पाई। फिर एक ऐसे तानाशाह के तौर पर जिसने अपने मुल्क के कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की, तालिबानी समूहों पर कार्रवाई की और इसके चलते उस पर प्राणघाती हमले हुए। एक ऐसे तानाशाह के तौर पर जो अपने कार्यकाल के उत्तरार्ध में सत्ता से पकड़ खोता है और एक ईमानदार जूरिस्ट के मुकाबले वो खेत रहता है, मुल्क छोड़कर भागता है और मौत की सज़ा भी पाता है और उसके बाद भी तमाम लीगल टेंगल चलते रहते हैं। परवेज मुशर्रफ के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का दुनियादारी यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।